फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज हम करने वाले साइंस के टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि हमने ये स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए साइंस के क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है। तो इसमें मैंने साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको साइंस के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो बताइए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, तो किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है मोटाई पर। ठीक है, तो तार की प्रतिरोधकता मोटाई पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब देखिए ये जो प्रतिरोधकता है इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता का मान किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और अलग अलग चालकों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। ठीक है, और प्रतिरोधकता का मान ताप पर भी निर्भर करता है। तो देखिए प्रतिरोधक का मान पदार्थ की प्रकृति पर तो निर्भर करता ही करता है, उसके साथ साथ किस पे करता है? उसके साथ साथ ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर, इन दोनों पर प्रतिरोधकता का मान निर्भर करता है। अब आगे देखिए, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो बताइए ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, तो कैसी होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति? अनुदैर्ध्य। तो इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर याद रखना है वो ऑप्शन सी, अनुदैर्ध्य। ठीक है, और देखिए छड़ों में रगड़ और पिस्टल चलाना अनुदैर्ध्य के ही उदाहरण है। ठीक है, देखिए आपको ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपसे ये पूछ लेंगे एग्जाम में कि छड़ों में रगड़ और पिस्टल किसका उदाहरण है। ठीक है, और आपको ये तीनों ऑप्शन दे देंगे कि छड़ों में रगड़ और पिस्टल चलाना किसका उदाहरण। तो आपको क्या बताना है कि अनुदैर्ध्य का। अनुदैर्ध्य का उदाहरण क्या है? छड़ों में रगड़ और पिस्टल चलाना। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो बताइए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, तो क्या है? डिमोस। देखिए जब उपग्रह की बात हो रही है तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। और जब यहाँ पे उपग्रह की जगह अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? बुध। बुध सब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। ठीक है, और उसी तरह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो ये बातें याद रखनी है आपको, क्योंकि ये बातें एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और देखिए ये जो डिमोस है ये किसका उपग्रह है? तो ये मंगल का उपग्रह है। ठीक है, तो देखिए मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो उसमें जो छोटा है वो है डिमोस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है। तो बताइए निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैंगनी। तो ये जो बैंगनी कलर है इसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बैंगनी कलर का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। तो बताइए प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, रोमर ने। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी। ठीक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो बताइए जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है। तो देखिए जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है ना तो तरंगदैर्घ्य घटती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य घटती है। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ती है ये भी नहीं है, और आवृत्ति बढ़ती है ये भी इसका गलत आंसर है।
और वैसी ही रहती है, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है तरंग दैर्ध्य घटती है, ऑप्शन बी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि तरंग दैर्ध्य घटती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो बताइए परमाणु बम का विकास किसने किया? तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने परमाणु बम का विकास किया। तो किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो देखिए साल 1939 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहली बार साइक्लोट्रॉन प्रक्रिया से परमाणु बम के सबसे खतरनाक तत्वों में से एक यूरेनियम के अणुओं को अलग करने में सफलता हासिल की, ठीक है। तो कब की थी? 1939 में। और देखिए 1939 में ही हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है। और उसी वजह से ये परमाणु बम बनाया जा रहा था, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध था। और ये कब तक चला? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। और देखिए ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसमें दो गुट बने हुए थे। पहला बना हुआ था मित्र राष्ट्र और दूसरा था जो वो था ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है। तो इसमें दो गुट बनाए हुए थे। और देखिए जो मित्र राष्ट्र में कंट्रियां शामिल थी वो कौन कौन सी थी? अमेरिका, रूस, कनाडा और ब्रिटेन, ठीक है। और इसी तरफ जो ध्रुवीय राष्ट्र था उसमें कौन कौन सी कंट्री थी? तो उसमें थी इटली, जर्मनी और जापान, ठीक है। और देखिए 6 अगस्त 1945 में अमेरिका है ना, उसने जापान पर बम गिरा दिया था। ये परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर गिरा दिया। और जो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जापान पर बम गिराया गया था तो वो दो कौन कौन से थे, ठीक है। तो जो पहला बम था उसका नाम था, वो था, एक मिनट में बताती हूँ। पहला बम का नाम था फैट मैन, ठीक है। और जो दूसरा बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। तो ये दोनों परमाणु बम के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन कौन से परमाणु बम थे। तो कोई भी आपको नाम दे दिया जाएगा तो आपको बताना है फैट मैन और लिटिल बॉय ये दोनों परमाणु बम थे, वो जो जापान पर गिराए गए थे, ठीक है। अब देखिए इसको आगे पढ़ते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी सफलता के बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट तैयार किया। तो कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया? मैनहट्टन। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका को कनाडा और ब्रिटेन का सहयोग भी मिला। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक साइड पे ये कंट्रियाँ थी, कनाडा, ब्रिटेन और रशिया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट से परमाणु बम बनाने में सफलता मिल गई और इसका पहला सफल परीक्षण 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको में किया गया था, ठीक है। अब आगे देखिए बंकर में किए गए इस परीक्षण के बाद 9 किलोमीटर तक बम धमाके के झटके महसूस हुए, ठीक है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो बताइए रडार के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रॉबर्ट वाटसन ने रडार के आविष्कारक थे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि रडार के आविष्कारक कौन थे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आविष्कारक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। अब देखिए रडार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कि रडार का यूज़ किस लिए किया जाता है। अब देखिए रडार के बारे में जानेंगे कि यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है, ठीक है। तो रडार किस काम आता है? अंतरिक्ष में आने जाने वाले जो वायुयान है ना उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। अब देखिए रडार एक यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति अर्थात दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए आंखों से जितनी दूर दिखाई पड़ सकता है रडार द्वारा उससे कहीं अधिक दूर की चीज़ों का सही पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जितनी दूर से हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उससे ज़्यादा दूर हम रडार से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं तो हमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है अपनी आंखों से, तो हम रडार से देखेंगे तो हमें दिखाई देगी। लेकिन बस फ़र्क क्या होता है कि हम रडार से दूर की चीज़ का आभास तो कर सकते हैं लेकिन उसकी हमें ये नहीं पता होता कि उसकी ओरिजिनल मतलब स्थिति क्या है, उसका आकार क्या है। सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर कोई वस्तु है, हमें ये नहीं पता चलेगा कि उस वस्तु की क्या स्थिति है, क्या उसका कलर है। इन सब बातों का हमें सही अनुमान नहीं लगेगा। देखिए ये जो रडार है ये कोहरा, धुंध, वर्षा, हिमपात, धुआं अथवा अंधेरा इनमें से कोई भी इसमें बाधक नहीं होते, ठीक है।
तो रडार से जब आप देख रहे हैं तो लगा लीजिए कोहरा है, धुंध है, वर्षा है, हिमपात है, धुआं या कुछ भी है, तो ये इसमें बाधक नहीं होंगे, ठीक है, तब भी आपको रडार से दिखाई देगा। किंतु रडार आंखों की बराबरी को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे वस्तु के रंग तथा बनावट का सूक्ष्म ब्यौरा नहीं जाना जा सकता, केवल आकृति का ही अभ्यास होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इससे क्या होगा, इससे सिर्फ आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई वस्तु है, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे कि उसकी क्या शेप है या फिर उसका रंग कैसा है। तो रडार से देखने पर आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि वस्तु है, लेकिन ये नहीं पता चल पाएगा कि उसका रंग कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, ये सब बातें आप उससे नहीं जान सकते, केवल उसकी आकृति का ही आभास कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कोई वस्तु है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो बताइए ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, इस्पात में, ठीक है। तो ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो हमारी किस में होती है, इस्पात में। और मान लीजिए अगर ऑप्शन में इस्पात नहीं दिया होता तो आप जल करते, और ये भी नहीं होता तो वायु। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप इसे घटते क्रम में लगा सकते हैं। देखिए ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, इस्पात, फिर इसके बाद किस में होगी, जल में, इसके बाद किस में होगी, वायु में, और इसके बाद होगी निर्वात में, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों याद करने। तो आप कैसे याद करेंगे कि ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो उस्पात में, उसके बाद उससे कम जल में, और उससे कम वायु में, और फिर उसके बाद निर्वात में, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कॉस्मिक किरणें हैं। तो बताइए कॉस्मिक किरणें हैं, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आवेशित तथा अनावेशित दोनों, ठीक है, आवेशित और अनावेशित दोनों, ठीक है। अब देखिए कॉस्मिक किरणें के बारे में और देखते हैं कि कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हैस ने की थी, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, विक्टर हैस ने की। और कॉस्मिक रेंज या ब्रह्मांडीय किरणें सभी दिशाओं से लगभग प्रकाश के वेग से पृथ्वी पर आने वाले उच्च ऊर्जा आवेशित कणों के प्रवाह है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो बताइए समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है। तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र कैसा प्रतीत होता है, नीला। क्या है ऑप्शन बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र कैसा प्रतीत होता है, नीला। यह नीला क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश के कारण हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन यह किस वजह से नीला दिखाई देगा, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसी के कारण यह हमें नीला दिखाई देता है। सूरज की किरणों में मौजूद बैंगनी, जामुनी, हरा, लाल, नारंगी और इनको तो समुद्र अवशोषित कर लेता है, लेकिन नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होने की वजह से यह परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो मैंने आपको इतने कलर बताए हैं, बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, नीला, नारंगी और लाल, ये क्योंकि नीले की तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ये और हैं ये बाकी के, तो समुद्र क्या करता है, इनको तो अवशोषित कर लेता है, लेकिन जो नीला रंग है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, छोटी होने की वजह से यह परावर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो अब आपको ये याद हो गया होगा कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो क्यों दिखाई देता है, तो देखिए जो सूरज की किरणें आती है ना, उसमें मौजूद ये बैंगनी, जामुनी, ये जो सूरज की किरणें आती है उसमें ये कलर मौजूद होते हैं, बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला और ये नारंगी और लाल। तो इन्हें तो समुद्र क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, लेकिन जो उसमें नीला कलर होता है ना, उसमें वो अवशोषित नहीं कर पाता, वेवलेंथ छोटी होने की वजह से। तो यह क्या हो जाता है, यह परावर्तित हो जाता है। तो जब परावर्तित होता है ना, तो उसी की वजह से हमें समुद्र का पानी नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पानी में बुलबुले होते हैं छोटे छोटे से, है ना, छोटे छोटे से। जब आप पानी कहीं होगा तो उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे हवा के बुलबुले होंगे। तो उसी के बारे में पूछा है कि वो कैसे काम करता है। तो वो कैसे काम करता है, उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस की तरह। अब देखिए ये जो उत्तल लेंस है, इसके किनारे कैसे होते हैं, तो इसके किनारे बिल्कुल पतले होंगे, और ये बीच में से कैसा होता है, मोटा होता है। और ये उत्तल लेंस है ना, इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में से मोटा और किनारों से पतला, और इसके भी 3 टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धूप के चश्मे की क्षमता होती है? तो बताइए धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। ठीक है, तो धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो बताइए मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1969। ठीक है, तो 1969 में मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। और देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति था जिसने चांद पर पहली बार कदम रखा था? तो देखिए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने पहले व्यक्ति थे। तो अपोलो अभियान के खगोलीय के रूप में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो बताइए शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं है। ये देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ, तो 212 होगा। ठीक है, शुद्ध जल का क्वथनांक 212 है। ठीक है, क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो बताइए ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होगा? तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ठीक है, तो किस में होता है? ठोस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ठोस में। ठीक है, तो याद रखना है ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, तो बताइए क्या होगा? जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर होगा या फिर जहाज का स्तर थोड़ा नीचे होगा, या ऑप्शन सी पहले जितना ही होगा, या ऑप्शन डी ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो बताइए आपको क्या लगता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, तो जैसे ही नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आएगा तो क्या होगा? जहाज का जो स्तर है वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो बताइए प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चाल का आविष्कार किया था। ठीक है, तो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखिए देखते हैं कि ये तड़ित चालक किस लिए यूज होती है। ठीक है, ये तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है। इसे तांबे के तार से जोड़कर उसे नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे एक तड़ित चालक है तो उसका यूज क्या है कि जैसे तड़ित चालक है तो वो किस में लगाई जाती है? तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना उसमें लगाई जाती है। ठीक है, उसमें तड़ित चालक को लगा देते हैं और उसकी वजह से होगा क्या कि आकाशीय विद्युत, जैसे कि लगा लीजिए आप आकाश में से वो गिरती है, क्या बोलते हैं, जैसे कि बिजली है तो बिजली गिरेगी ना तो उससे वो उस बिल्डिंग को सेफ रखेगा। तो उसे क्या करते हैं, उसे कैसे लगाते हैं? उसे आपकी जो छत के ऊपर है ना वहां से लगाना शुरू करेंगे और उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या होगा? नुकीला होगा तड़ित चालक का, तो उसे वहां से लगाना स्टार्ट करेंगे और जो नीचे धरती है वहां तक लगाएंगे। ठीक है, और फिर जहां उसे गाड़ा जाता है ना धरती में, वहां पर उसके आखिरी सिरे पर थोड़ा सा नमक और कोयला मिलाकर अच्छी तरह से उसका अंत कर दिया जाता है सिरे का। तो इसमें यही बताया गया है। तो देखिए इसके फायदे क्या है कि इसकी वजह से ना अगर किसी बिल्डिंग पे जैसे मान लीजिए कि बिजली गिर रही है तो उसके लगभग आधा या 1 किलोमीटर दूर तक बिजली नहीं गिरेगी, तो इतना एरिया सेफ हो जाएगा उस तड़ित चालक की वजह से कि वहां पर बिजली नहीं गिरेगी। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है। तो बताइए क्यों निकलने लगती है? तो इसका आप बताइए कि क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए, वायुदाब में कमी के कारण, या फिर ऑप्शन बी, वायुदाब में वृद्धि के कारण, या ऑप्शन सी, स्याही के तापमान में वृद्धि के कारण, या फिर ऑप्शन डी, अत्यधिक भार के कारण। तो देखिए हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है, इसका जो कारण है वो है वायुदाब में कमी के कारण। आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे वायुदाब तो होता नहीं है, तो इसी वजह से क्या होता है कि
हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? तो बताइए ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ध्रुव तारे की दिशा पूर्व की ओर रहती है। ठीक है, तो ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? पूर्व की ओर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के 88 दिन में चक्कर लगाता है? तो बताइए कौन सा ग्रह सूर्य के 88 दिन में चक्कर लगाता है? वो है ऑप्शन ए, बुध। ठीक है, तो बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य के चक्कर लगाता है और मैंने आपको बताया था अभी कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो बताइए सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सूर्य की सतह का तापमान कितना होगा? 5800 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टंगस्टन। ठीक है, आपने देखा होगा कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बताइए चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो बताइए निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। ठीक है, खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? तो बताइए सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, तो सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब देखिए सोनार क्या है? सोनार एक तकनीक है जो नौचालन जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के ऊपर तेल परत चमकना उदाहरण है? तो बताइए पानी के ऊपर तेल परत चमकना उदाहरण किसका है? तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यतिकरण का। ठीक है, तो पानी के ऊपर तेल परत चमकना उदाहरण व्यतिकरण का है। ठीक है, अब देखिए व्यतिकरण का उदाहरण है, देखिए जल की सतह पर किरासिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुलों का भी रंगीन दिखाई देना आदि, ये इसके व्यतिकरण के उदाहरण है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्या होता है कि ये पूछ लेता है, व्यतिकरण देकर आपको पूछेगा कि कौन से निम्न में से कौन सा इसका उदाहरण है, तो आपको ये या फिर ये कोई सा भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचा है, पास्कल किसकी इकाई है? तो बताइए पास्कल किसकी इकाई है? तो देखिए इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पास्कल दाब की इकाई है। ठीक है, तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ और इकाइयाँ बता देती हूँ जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो पास्कल की क्या है? दाब। और ऊर्जा की क्या होती है? तो ऊर्जा की होगी आपकी जूल। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कार्य की, एक मिनट, यहीं पे आपसे पूछा जाए कार्य की, तो वो आपकी क्या होगी? शक्ति। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए बल की तो वो होगी न्यूटन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।